हेलो मनी9। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप जुड़े हुए हैं हेलो मनी9 में। हर शाम को 4 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ती हूं अपने खास मेहमान के साथ और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के किसी ना किसी एस्पेक्ट पर हम बात करते हैं। वैसे वेडनेसडे का दिन होता है जब हम म्यूचुअल फंड पर बात करते हैं। शेयर बाजार गुलजार है, तेजी के दौर में इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में शानदार रिटर्न भी अभी निवेशकों को मिला है। लेकिन स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड के जलवे ही अलग हैं। ये बड़े बड़ों को मात दे रहे हैं। इससे इक्विटी म्यूचुअल फंड के निवेश में भी जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। इनके रिटर्न्स को देखकर ज्यादा निवेशक अब म्यूचुअल फंड की तरफ खींचते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक और खास बात जो नजर आ रही है वो ये कि अब किस तरह से लोग जो खुद निवेश करना चाहते हैं, जिन्हें निवेश की भाषा में DIY इन्वेस्टर्स कहते हैं, डू इट योरसेल्फ, यानी खुद से वो निवेश करना चाहते हैं, वो ज्यादा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट स्कीम में निवेशकों का रुझान बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। आंकड़े क्या बता रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले 5 महीने यानी कि अभी अप्रैल से अगर हम बात करें, अप्रैल से लेकर के अभी तक के 5 महीने में डेट म्यूचुअल फंड उद्योग के डायरेक्ट प्लान में 45 लाख फोलियो बढ़े हैं। और पुराना ट्रेंड क्या होता था? जब रेगुलर प्लान में ज्यादा लोग निवेश करते थे और रेगुलर प्लान इसके मुकाबले केवल यहाँ पे 39 लाख फोलियो की ही बढ़त हुई है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये भी देखने को मिला कि स्मॉल और मिड कैप फंड में कुल 50 लाख नए फोलियो जुड़े थे। पिछले साल के आखिरी 6 महीने के मुकाबले इस साल के पहले के जो 5 महीने रहे, अप्रैल से लेकर के मैं अगस्त की बात कर रही हूं, वहां 40% ज्यादा फोलियो को जुड़ते हुए देखा गया। केवल 5 महीने में ही यह आंकड़ा सामने आ रहा है। जाहिर है डायरेक्ट प्लान में निवेशकों की संख्या जो बढ़ी है, इसका एक बड़ा श्रेय जाता है स्मॉल और मिड कैप फंड्स के जो रिटर्न रहे हैं, उन्होंने भी लोगों को अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। तो इस ट्रेंड को कैसे आप समझेंगे? क्या डायरेक्ट प्लान बेटर है रेगुलर प्लान से? और अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या रेगुलर प्लान को भूल जाएं, डायरेक्ट प्लान के लिए ही जाएं? तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और अल्फा कैपिटल के पार्टनर हैं डॉक्टर मुकेश जिंदल। थैंक यू सो मच डॉक्टर जिंदल, आपने वक्त निकाला मनी9 के लिए। तो बहुत सारे सवाल हैं, मुझे लग सकता है आपको लगेगा डिबेट तो वही पुरानी है, रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट की, लेकिन जवाब जरूरी है क्योंकि हमेशा ही निवेश का सिनेरियो बदलता रहता है। तो अगर आप भी मुकेश जिंदल जी से अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज भेजिए अपने सवाल। लाइव हम आपको आपके सवाल पुट अप करेंगे अपने गेस्ट के सामने। हमारा व्हाट्सएप नंबर देखिए 9311211874 है। ईमेल अगर आप करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। और यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं तो टॉप चैट बॉक्स है ना, जहां आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, वहां आप अपने सवाल लिखकर भेजिए, हम रखेंगे मुकेश जिंदल के सामने और आपको वो बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। सो लेट्स स्टार्ट द शो नाउ। मुकेश, शेयर बाजार में हम देख रहे हैं तेजी का दौर है। स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है और जो एक पुराना ट्रेंड था उसके विपरीत अब डायरेक्ट स्कीम में लोग ज्यादा जा रहे हैं। इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रियंका, एक आपने बहुत सही बताया कि मार्केट काफी तेजी से चढ़ा है। बिटवीन अप्रैल से लेके अगर हम बात करें अगस्त एंड तक मार्केट में बहुत बढ़िया रिटर्न आए हैं। तो और स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में। और नॉर्मली होता क्या है, इन्वेस्टर जो होता है वो पास्ट रिटर्न देख के इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो इस समय हमारे पास जो फ्लोज आ रहे हैं, जो फोलियो क्रिएशन हो रहे हैं, वो रिकॉर्ड नंबर्स पे हो रहे हैं। तो काफी यूफोरिया है मार्केट में। अब आपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया डायरेक्ट प्लान का। अगर हम डायरेक्ट प्लान की बात करें, डायरेक्ट प्लान फर्स्ट टाइम इंडिया में आए थे जनवरी 2013 में। तो उन्होंने ऑलरेडी 10 इयर्स कंप्लीट कर लिया अपने एग्जिस्टेंस में। और अगर हम एसेट्स की बात करें बिटवीन डायरेक्ट एंड रेगुलर, डायरेक्ट का एक बहुत बड़ा कॉर्पस म्यूचुअल फंड में है। ऑलमोस्ट 46% ऑफ द म्यूचुअल फंड एसेट्स ऑफ 47 लाख करोड़ जो सारा मार्केट है वो ऑलरेडी डायरेक्ट प्लान में लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्लान नया है, काफी टाइम से है। और ये भी कहना गलत होगा कि रेगुलर अच्छा है या डायरेक्ट अच्छा है। दोनों के मार्केट सेगमेंट्स अलग हैं, दोनों की सूटेबिलिटी अच्छी अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल उदाहरण के तौर पे कहता हूं, जो डायरेक्ट प्लान होता है वो 4 कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए सही होता है। पहली जो कैटेगरी है वो कॉर्पोरेट और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी ट्रेजरी होती है, उनके पास बड़ा पैसा होता है, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट प्लान प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट जितना भी ये हमारा डायरेक्ट प्लान में कॉर्पस है, 70% ऑफ दिस कॉर्पस ये जो है, ये सारा इंस्टीट्यूशन से आ रहा होता है। Okay. तो
तो मेजर जो डायरेक्ट प्लान में पैसा आ रहा है वो कॉर्पोरेट का आ रहा है और ट्रेजरीज का आ रहा है। जो दूसरी कैटेगरी है वो है जो बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फैमिली ऑफिसेज होते हैं, लार्ज है, वो अपना पैसा मैनेज करना चाह रहे हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो वो भी डायरेक्ट प्लान में कर रहे होते हैं। तीसरी कैटेगरी होती, कई इन्वेस्टर्स हैं जो डू इट योरसेल्फ, जो आपने बोला डीआईवाई कैटेगरी है, उनके पास टाइम है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उनके लिए भी डायरेक्ट प्लान बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथी देखिए प्रियंका, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप मान के चलिए 5 लाख से नीचे है। अब इन इन्वेस्टर्स में होता क्या है, रेगुलर प्लान में बहुत ज्यादा कमीशन आती नहीं है, वहां तक डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर उन तक नहीं पहुंच पाता। तो उनके लिए जो डिजिटल म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, जैसे ग्रो है, जीरोदा है, ईटी मनी है, वो डायरेक्ट प्लान का यूज कर रही है, उनको डिजिटली उनको इस मार्केट में ला रही है। तो हो क्या रहा है, ये जो ई कॉमर्स ऑफ म्यूचुअल फंड का जो काफी एडवर्टीजमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी इवॉल्व हो रही है। तो ये 4 सेगमेंट है जो मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो डायरेक्ट प्लान में कंटिन्यू करेंगे। जहां तक ग्रोथ की हम बात करें तो मेरे ख्याल से अगर हम नंबर्स देखें तो ग्रो जो डायरेक्ट प्लान में लेटली स्लो हो गई है। ग्रोथ हो रही है, पोलियोज बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं, पर इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, सो आपको क्या लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड, क्या हम ये टिल्ट देखेंगे अभी भी डायरेक्ट के प्रति? आपने ये तो बता दिया कि कौन लोग निवेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तादाद तो बढ़ रही है। क्या और लोगों को हम कॉस्ट फैक्टर की वजह से ही सही, क्या हम देखेंगे कि रेगुलर प्लान का जो क्रेज है वो थोड़ा कम होगा? क्या खतरा है क्या रेगुलर प्लान के को जिस तरह का अटेंशन मिलता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि डायरेक्ट प्लान कम होगा। डायरेक्ट प्लान का परसेंटेज जो है वो कंटिन्यूअसली, रेगुलर प्लान का परसेंटेज कम होगा कंटिन्यूअसली। एंड अगर हम डायरेक्ट प्लान की बात करें, जैसे कि डायरेक्ट प्लान बढ़ेगा, जैसे लास्ट ईयर 45% था सारे एसेट अंडर मैनेज म्यूचुअल फंड में, इस साल बढ़ के 46 हो गया। आने वाले टाइम में वो और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अब मुझे ये भी बताइए कि डायरेक्ट प्लान काम कैसे करते हैं और रेगुलर प्लान के मुकाबले ये कैसे अलग होते हैं? इसमें क्या फायदा रहता है, कितना खर्चा होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, कोई भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो हर म्यूचुअल फंड स्कीम में अंडर सेबी गाइडलाइंस 2 प्लान होते हैं, एक है रेगुलर प्लान और एक है डायरेक्ट प्लान। नाउ डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, एक्सपेंस, जैसे हर फंड में एक एक्सपेंस रेशियो चीज होती है, वो एक्सपेंस होता है कि फंड जो हाउस है या फंड का मैनेजर है वो कितना पैसा चार्ज कर रहा है स्कीम मैनेज करने के लिए। तो इसमें नॉर्मली डायरेक्ट प्लान में होता क्या है, कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं होती, कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता, खर्चा नॉर्मली लो होता है। तो अगर मान के चलिए इक्विटी फंड है, उसमें डायरेक्ट प्लान का खर्चा नॉर्मली 1% के आसपास होगा अगर एक्टिव फंड है। और अगर हम ये देखें कि उसके ऊपर अगर क्या कहते हैं रेगुलर प्लान जहां आ जाएगा तो वहां पे कमीशन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर जाके बेच रहा है, तो वहां पे जो कमीशन होती है वो ऐड हो जाती है। तो जैसे कि इक्विटी फंड में अगर हम देखें तो कमीशन 1% के आसपास लगभग हो जाती है, तो एक्टिव फंड में वो इक्विटी फंड में 2% के आसपास खर्चा हो जाता है, तो 1% का गैप होता है। बट प्रियंका, मैं आपको इसमें 2-3 बहुत फाइन पॉइंट्स बताना चाहूंगा, क्योंकि कई बार इसमें इंफॉर्मेशन करेक्टली फ्लोट नहीं होती है। सारे स्कीम्स में इतना बड़ा गैप नहीं होता, सारे स्कीम्स में इतना बड़ा हाई एक्सपेंस रेशियो नहीं होता। जैसे अभी हमने बात की एक्टिव फंड्स की, एक्टिव फंड्स में डायरेक्ट प्लान में नॉर्मली 1% होगा एक्सपेंस और रेगुलर में 2 होगा, गैप 1% का होता है क्योंकि कमीशन 1% होती है। अब नई कैटेगरी हम देखें, इंडेक्स फंड्स जो होते हैं, जैसे कि आज के दिन आप निफ्टी इंडेक्स फंड्स है जो हम नॉर्मली लार्ज कैप के लिए कर रहे होते हैं, उसमें एक्सपेंस भी कम होता है, डायरेक्ट में अराउंड 0.15-0.2% होता है, और रेगुलर में भी एक्सपेंस अराउंड 0.25 और 0.3% होता है, तो गैप 0.1%। इंडेक्स फंड के मामले, केस ऑफ इंडेक्स फंड्स, करेक्ट। इन केस ऑफ इंडेक्स फंड्स में गैप अराउंड 0.1% होता है, और जो डेट फंड्स होते हैं वहां पे गैप जो होता है अराउंड 0.1 से 0.5% के आसपास होता है। थोड़ा सा हमने ये भी देखा है कि लेटली इंडेक्स फंड्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं, तो इंडेक्स फंड में वैसी गैप बिटवीन रेगुलर और डायरेक्ट ज्यादा नहीं होता है, तो इसलिए डायरेक्ट प्लान में भी लोग बहुत इतना शायद इतनी ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोग इंडेक्स फंड्स में कर रहे हैं, तो उन्हें इतना पिंच नहीं होता रेगुलर। सो वन क्वेश्चन कि कॉस्ट के हिसाब से आपने कहा डायरेक्ट प्लान
जो है वो आपको थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव लग सकते हैं, बारिंग इंडेक्स करेक्ट। फंड और डेट फंड वाले निवेश, उसमें करेक्ट। ज्यादा कॉस्ट में नहीं फर्क है। लेकिन करेक्ट। मुकेश, मैं ये समझना चाहूंगी कि रिटर्न में कितना फासला हो जाएगा, ये खर्च अगर हम बचाएंगे तो क्या रिटर्न में मुझे बहुत अंतर पड़ेगा क्या, कि जब मैं एक डायरेक्ट स्कीम में निवेश करूंगी और एक रेगुलर स्कीम में निवेश करूंगी तो? देखिए, जो नॉर्मली अगर आप रेगुलर में कर रही हैं तो खर्चा ज्यादा होगा तो रिटर्न कम होगा, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो कटता है वो आपके रिटर्न से कट रहा है। मान ओके। के चलिए आपने 1 लाख इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया, उस फंड ने 20% रिटर्न दिया एक साल में, तो 20% में से वो एक्सपेंस आपका काटेगा। हम्म। अगर रेगुलर प्लान है तो ज्यादा डिडक्ट होगा तो आपका रिटर्न उसी हिसाब से गिर जाएगा, अगर डायरेक्ट में होगा तो कम डिडक्ट होगा तो कम गिरेगा। तो नॉर्मली वो जो डिफरेंस होता है जो मैंने आपको बताया डिफरेंट कैटेगरी का, वो आपके रिटर्न में डायरेक्ट प्लान में बेनिफिट में होता है और वो ओके। ऐड हो जाता है आपके ओके। फंड। तो आप फिर कहेंगे कि आपको अगर रिटर्न ज्यादा पाना है तो डायरेक्ट प्लान जो है वो बेटर साबित होंगे, लेकिन क्या सबके लिए ही डायरेक्ट प्लान ठीक है? कौन से वो इन्वेस्टर हैं जो डायरेक्ट प्लान चुने और कौन से वो इन्वेस्टर जिनको रेगुलर प्लान चुनना चाहिए? देखिए प्रियंका, ये आपने बहुत सही बात पूछा, सही सवाल है, और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी हो रहा होगा कि हम डायरेक्ट लें रेगुलर लें। एक कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, हम्म। बट अगर मैं आपके सामने कुछ रिसर्च की बातें बताऊंगा, एक नॉर्मली एक्सेस सिक्योरिटीज ने इंडिया में रिसर्च किया था कि जो स्कीम का रिटर्न आ रहा होता है, अगर म्यूचुअल फंड स्कीम 14-15% इक्विटी का रिटर्न दे रही होती है, जो इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं नॉर्मली 9-10% रिटर्न कमा रहे होते हैं। तो एक उसमें लगभग 4 से 5% का रिटर्न का लीकेज हो जाता है, और इसका लीकेज का कारण होता है बिहेवियर। नॉर्मली देखिए, इन्वेस्टमेंट आप जब करते हैं, कौन सी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी स्टॉक में कर रहे हैं, वो इतना लॉन्ग टर्म में मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है, आप उसे होल्ड करके रखें, जो कि 3500 की ये कर रहे हैं, एबीएसएल डिजिटल इंडिया फंड में कर रहे हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कर रहे हैं। ओके, आई जस्ट गॉट इट रॉन्ग, 3500 ओवरऑल ये कर रहे हैं, और आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी और ₹100 हर महीने करेंगे 25 साल के लिए, तो लगभग इनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 10.5 लाख की होगी। और ये 25 साल बाद अगर हम ये मान के चलें कि इस दौरान मार्केट 15% साल का रिटर्न देगा, तो ये कॉर्पस 1,15,00,000 हो जाएगा। तो बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाता है। और जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें बोलना चाहूंगा, 3500 एक बहुत छोटा सा अमाउंट है, बट देखिए अगर आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करेंगे तो आप करोड़पति डेफिनेटली बन सकते हैं। तो निकू जी, आपको यही है कि आप कंटिन्यू करिएगा एसआईपी, और अगर करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़िया रहेंगी। अब आपने 4 फंड्स लिए हैं निकू जी, इसमें से 4 फंड में से मेरे को लगता है कि आप 3 में चेंज कर सकते हैं। मेरे को लगा कि थोड़ा सा इसे हम डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं, काफी रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट है। एक पॉइंट क्या है, आपने इसमें 2 टेक्नोलॉजी फंड लिए हुए हैं, एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है और एक आदित्य बिरला का डिजिटल इंडिया फंड है। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी फंड है ये एक सेक्टर फंड है। सेक्टर फंड होता क्या है कि नॉर्मली जब वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है तो अच्छा परफॉर्म करता है, बट इनमें चैलेंज क्या आता है, नॉर्मली सेक्टर फंड में आपको टाइमिंग 2 बार करनी पड़ती है। एक बार आपको एंटर राइट टाइम में करना पड़ेगा और दूसरी बार आपको एग्जिट भी उसको राइट टाइम में करना पड़ेगा। और अगर आपने वो टाइमिंग दोनों सही नहीं करी तो रिटर्न इफेक्ट हो जाते हैं। और दो बार टाइमिंग करना एक सेक्टर फंड में बहुत चैलेंजिंग होता है। नॉर्मली हम बेटर ये होता है, आप डाइवर्सिफाइड फंड ले लीजिए, जहां पे फंड मैनेजर ही आपके बिहाफ में सेक्टर्स में कॉल ले रहा होता है और बड़ा आसानी से वो मैनेज हो जाता है। 2 टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम बुलिश हैं, क्योंकि लास्ट 1-2 साल से बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं आया है। मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी बढ़िया चलेगा, बट नीकू जी को एडवाइस होगा कि फ्रेश इनफ्लोज आप इसमें रोक दें और डाइवर्सिफाइड फंड को कंसिडर करें। ओके। दूसरा पॉइंट इन्होंने दूसरा पॉइंट इन्होंने बहुत मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, इनके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा कॉर्पस ₹2,500 ये 360 फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं, ₹2,000 361 फ्लेक्सी कैप फंड में कर रहे हैं, जो कि एक नया फंड हाउस है। स्कीम भी जून 2023 में आई है। इसका फंड मैनेजमेंट टीम बहुत बढ़िया नहीं है। नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं फंड मैनेजमेंट टीम का ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसका फंड मैनेजमेंट टीम बढ़िया हो। तो इसमें भी ये एसआईपी स्टॉप कर दें। और मैं इनको जो सजेशन दूंगा, ये 4 फंड उठा सकते हैं एसआईपी के लिए। एंड एक मैंने इनको रिकमेंड करूंगा, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ले लें, जो कि एक इंडेक्स फंड है लार्ज कैप के लिए। दूसरा फंड इनको मैं रिकमेंड करूंगा, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ले ले, जो लार्ज एंड मिड में कर रहा होता है। एक एसबीआई मिड कैप कर ले और एक निपॉन स्मॉल कैप कर ले, जो इनके पास ऑलरेडी है। और चारों फंड में ये बराबर कर ले।
और देखिए अगर ये चारों फंड मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के लिए इन द सेंस लार्ज मिड स्मॉल हमने पूरा मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है वो कवर कर लिया है, तो इससे जो डिफरेंट मार्केट साइकिल्स आएगी, क्योंकि कभी स्मॉल कैप चलेगा कभी लार्ज कैप चलेगा, तो वो प्रॉपरली उसका बेनिफिट उठा सकेगा और रिस्क मैनेज कर पाएगा। तो ऑलरेडी स्मॉल कैप तो है ही इनके पोर्टफोलियो में, आप उसी में कंटिन्यू कीजिए, Correct. पर टेक्नोलॉजी में जो है आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। साथ में जो फ्लेक्सी कैप आपने लिया है ना, वो भी निकु जी यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, उसकी जगह आप एक जो अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से कि एक इंडेक्स फंड, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और आपके पास स्मॉल कैप है, तो सभी ओवरऑल कैटेगरीज में आप निवेश कर रहे होंगे। अगला सवाल लेकर आते हैं तरुण जी का। तरुण जी ने हमसे पूछा था कि मैं कोटक मल्टी एसेट फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहा हूं, स्कीम में निवेश का विकल्प कैसा रहेगा? देखिए तरुण जी, अगर हम मल्टी एसेट फंड कंसिडर करें, एक ये नई कैटेगरी है, काफी पॉपुलर हो रही है। अभी कोटक का एनएफओ भी आया, अभी क्लोज हुआ, उन्होंने 3,500 करोड़ पैसे भी मार्केट से उठा लिए। इस स्कीम के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये मल्टी एसेट फंड कैटेगरी होती क्या है। तो जो मल्टी एसेट फंड कैटेगरी होती है, ये क्या करती है, एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, ये सब में डाल रही होती है, और मिनिमम जो सभी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इनको 10% ईच एसेट क्लास में डाल रहा होता है। अब अगर हम आईसीआईसी मल्टी एसेट फंड में डालें तो जनरली ये पैसा इक्विटी में डालेगा 10% से 80%, और नॉर्मल कंडीशंस में ये इसमें इक्विटी एक्सपोजर 60-65% रहेगा। फिर ये बैलेंस जो है डेट फंड में डालेगा 10 से 35%, और जो लास्ट के 10% रह गए वो गोल्ड, रीट्स, ये सब में डालेगा ना। इसमें एडवांटेज क्या होता है, एक तो आपको 3 एसेट क्लासेस मिलके, दूसरा फंड मैनेजर जो है वो इसको एक्टिव एलोकेशन चेंज करेगा। अगर मार्केट गिरी हुई है तो इक्विटी में बढ़ा देगा, मार्केट चढ़ी हुई तो इक्विटी में गिरा देगा, गोल्ड में ज्यादा बढ़ा देगा अगर उससे अपॉर्चुनिटी लगती है। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड और बढ़िया फंड है ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि शायद मॉडरेट इन्वेस्टर्स हैं और चाहते हैं उनके पोर्टफोलियो में 1-2 फंड हो, बैलेंस रिस्क हो, बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन हो। उनके लिए ये कैटेगरी बहुत बेटर है। जो दिमाग नहीं लगाना चाहते, जो सोचते हमने इन्वेस्ट कर दिया 2-3-4 साल में, बहुत ऊंचे रिटर्न भी नहीं है तो डाइवर्सिफाइड रिटर्न आए, तो ये वो कैटेगरी। अगर हम ये स्पेसिफिक फंड की बात करें, कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का एनएफओ आया था एंड अभी क्लोज हुआ, काफी पैसे उन्होंने रेज किए। एक अच्छी बात यह है कि कोटक का जो फंड मैनेजमेंट टीम है बढ़िया है, फंड मैनेजर्स बढ़िया है, तो रिटर्न बढ़िया आएगा। ऑल्टरनेटिवली एक और फंड है आईसीआईसी का मल्टी एसेट फंड, जो काफी टाइम से, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, आईसीआईसी की टीम भी बढ़िया है, बोथ इक्विटी डेट, वो भी ये कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग एसेट में एक ही स्कीम के जरिए निवेश कर पाते हैं। मुकेश जी, मैं कुछ लाइव अब क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। जैसे कि मयंक श्रीवास्तव जी का सवाल है कि इन्होंने 30 लाख रुपए आईसीआईसीआई के एसेट एलोकेटर फंड, इनफैक्ट आप इसका भी जिक्र भी कर रहे थे, उसमें निवेश किया है। 10 साल का नजरिया है इनका उसमें, और अब 50,000 रुपए की वो सिप करना चाहते हैं अगले 10 साल के लिए। और ये इनकी रिस्क लेने की क्षमता मॉडरेट है, ये मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हैं। तो मयंक जी के लिए आपको अगर 50,000 रुपए की सिप के लिए एडवाइस करना है तो कहाँ करेंगे? और जो 30 लाख रुपए इन्होंने आईसीआईसीआई के एसेट एलोकेटर फंड में लगाया है, वो आपको ठीक लग रहा है निवेश? देखिए अगर हम ये इन्वेस्टमेंट की बात करें, आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर एक अच्छा फंड है, एंड उसमें क्या होता है, फंड मैनेजर इक्विटी डेट में एसेट एलोकेशन डायनेमिकली मैनेज कर रहा होता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। मार्केट गिर रही है तो इक्विटी बढ़ा देगा, चढ़ रही है तो प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो जो इन्वेस्टर चाहता है कि इक्विटी में बहुत ज्यादा उसे दिमाग नहीं लगाना पड़े, पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक मैनेज होता रहे, मॉडरेट रिस्क, तो उनके लिए बेहतरीन स्कीम है। रिटर्न अच्छी है, आईसीआईसीआई की टीम बहुत बढ़िया है। बट इनको मैं एडवाइस ये देना चाहूंगा मयंक जी को कि मयंक देखो, एक एएमसी में बहुत ज्यादा पैसा डालने से क्या होता है, कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाती है। क्योंकि हमने देखा है, कोई अगर आज कोई फंड अच्छा कर रहा है, हो सकता है उनका डाउन साइकिल आएगा, उनका सेक्टर स्टॉक्स की एलोकेशन गलत हो जाती है, तो बहुत लंबे टाइम तक रिटर्न वो कई बार खराब भी दे देता है। तो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, और वो इसको इंस्टीट्यूशंस को, जो एसेट जो आईसीआईसीआई में कर रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई करिए। जो आप आईसीआईसीआई में अगर जो एसआईपी कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दीजिए, उसकी जगह आप कोई और एसेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट उठा सकते हैं। इनको मैं सजेस्ट करूंगा, एक एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड देख लीजिए,
जो वो भी डायनेमिक एसेट एलोकेशन कर रहा होता है, एक एडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो भी बेहतरीन फंड है। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। हम नहीं चाहते एक ही फंड मैनेजर को सारा पैसा दे दें और कल को उसकी कॉल गलत हो तो हमारे रिटर्न इफेक्ट हो। डाइवर्सिफिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा स्कीम्स भी ना करें, बट 2-3 स्कीम ये कंसिडर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इनका पोर्टफोलियो बढ़िया होता है। ओके अब लेते हैं मोहित यादव का सवाल। और मोहित हमसे पूछ रहे हैं कि कितने टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद किसी फंड से स्विच करना चाहिए दूसरे फंड में। मोहित जी ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा और मेरे ख्याल से इस मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने ये जो डिस्कशन स्टार्ट किया, शुरू में हमने डायरेक्ट प्लान के बारे में डिस्कस किया। प्रियंका, मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट प्लान के अगर आप नंबर्स के डिटेल में जाएंगे, आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट प्लान इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग पीरियड काफी कम है, लेस देन 1 ईयर है, और वो अपना पोर्टफोलियो चर्न कर रहे होते हैं। वो इसलिए होता है, नॉर्मली ये इन्वेस्टर्स पास रिटर्न देख के आ रहे होते हैं। जैसे भी स्मॉल मिड कैप चढ़ गए तो सब ने स्मॉल मिड कैप में पोलियोस खोल लिए और स्मॉल मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर देखिए, पास परफॉर्मेंस फ्यूचर का इंडिकेशन नहीं देती है। जो पास में अच्छी की है शायद वो अंडर परफॉर्म करे आगे जाके। तो जब वो अंडर परफॉर्म करती है तो फिर ये बेच भी देते हैं। नॉर्मली इसको कब बेचना चाहिए, एक थंब रूल है जो मैं इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करूंगा और सबको फॉलो करने के लिए बोलूंगा। एक तो हड़बड़ाए नहीं बेचने के लिए, क्योंकि फंड मैनेजर कई बार कई सेक्टर स्टॉक्स में कॉल ले रहा होता है या स्टोरीज में पैसे डाल रहा होता है जो अभी नहीं चला है, शायद आने वाले टाइम में चलेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम फंड मैनेजर को टाइम दें, क्योंकि हमने देखा है कि कई फंड मैनेजर जो 1-2 साल नहीं कर रहे होते फिर से बाउंस बैक कर जाते हैं। तो थंब रूल ये फॉलो करना चाहिए, अगर कोई स्कीम 1 साल के लिए अंडर परफॉर्म करती है तो उसमें फ्रेश पैसा डालना बंद कर दे। ओके और अगर वो स्कीम लगातार 2 साल के लिए अंडर परफॉर्म करती है, लगातार 2 साल कंसिस्टेंटली, तब आप उसको बेच सकते हैं। और इस पैटर्न में होगा, ये बेचने जब जाएं तो हमें एग्जिट लोड का भी ध्यान देना होगा, टैक्स का भी ध्यान देना होगा। तो जब आप क्योंकि नॉर्मली इक्विटी फंड्स में होता है क्या, 1 साल का रूल होता है, 1 साल बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होता, 1 साल बाद कोई टैक्स नहीं होता। तो जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई, 1 साल बाद आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट रोक देंगे, तो जब दूसरे साल में बेचने जाएंगे तो आपको कोई एग्जिट लोड या टैक्स नहीं लगेगा। तो सो यू नीड टू वॉच इट फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2 years। 1 साल आप निवेश रोकेंगे, फिर उसके अगले साल आप देखिए, और अगर आप भी सेटिस्फाइड नहीं है तब आप वहां से निकल जाएंगे। ऑल राइट, चलिए एक जो हमें व्हाट्सएप पर एक पोर्टफोलियो आया था योगेश शर्मा का, वो रखूंगी। 2 महीने पहले एसआईपी में 15,000 रुपए महीने की 8 सिप शुरू की है। निवेश का नजरिया 15 साल का है। एसआईपी के जरिए 1 करोड़ रुपए ये जोड़ना चाहते हैं, और इनका पोर्टफोलियो अब हम आपके लिए लेकर आते हैं। 15 साल का नजरिया 1 करोड़ पर है नजर। आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस एडवांटेज फंड है, आईसीआईसीआई प्रू का एसेट एलोकेशन फंड है, एचडीएफसी इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स फंड, और मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडेक्स फंड है। ओके सो और साथ में पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है इनके पास। तो कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? कुछ और फंड जो है उसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है और एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है। साथ में हमें इन्होंने, योगेश ने ये भी बताया कि पीपीएफ में ये हर साल 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं। ईपीएफ में जो है 1 लाख रुपए का कॉर्पस जो है वहां पर डालते हैं, और अभी कुल 7 लाख रुपए उसमें जमा हो चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना इक्विटी पोर्टफोलियो तो बताया ही है, साथ में ये भी बताया कि डेट में इनके पास क्या क्या है, पीपीएफ और ईपीएफ में निवेश इनका जा रहा है। अब कैसा लग रहा है आपको? मैं देख रही हूँ दो बैलेंस एडवांटेज, 2 एसेट एलोकेशन, 1 लार्ज एंड मिड कैप नजर आ रहा है, और साथ में एक फ्लेक्सी कैप भी है। कैसा लग रहा है आपको? प्रियंका, अगर हम योगेश जी का पोर्टफोलियो देखें, अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एसआईपी का अमाउंट इन्होंने 15 साल के लिए किया है। टाइम होराइजन इनका बढ़िया है। एंड पहले इन्होंने ये भी पूछा 15 साल बाद कॉर्पस कैसा होगा, कितनी इनका टारगेट था 1 करोड़ का। तो मैं पहले उसको जवाब देता हूँ, फिर स्कीम्स पे आता हूँ। तो अगर हम नंबर्स देखें, अगर ये 15,000 की एसआईपी 15 साल के लिए करेंगे, और अगर इसमें मेज्यूम करते हैं 15% का साल का रिटर्न आ जाएगा, तो लगभग पोर्टफोलियो 1 करोड़ का बन जाएगा। और जो इनकी पीएफ की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें वो अगर कंटिन्यू करते हैं, नॉर्मली उसमें 7.5 का रिटर्न मान के चलें, क्योंकि इनके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ दोनों है, तो लगभग ये कॉर्पस इनका 30 लाख का हो जाएगा। दोनों को जोड़ लूं तो ये कॉर्पस 1 करोड़ 30 लाख का हो जाएगा, जो इनकी रिक्वायरमेंट से
मैनेज हो जाता है जो, तो मेरे ख्याल से इनके गोल पूरे हो जाएंगे। अब अगर हम स्कीम्स की बात करें तो स्कीम्स में देखिए 8 स्कीम बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो एसआईपी अमाउंट है उसके लिए हमें इतनी स्कीम्स नहीं चाहिए। तो इसमें हम काफी थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं चेंजेस के बारे में बताऊं, प्रियंका आपने भी हाईलाइट किया कि इनके पास 2 हाइब्रिड फंड, आईसीसी बैलेंस फंड और आईसीसी एसेट एलोकेटर यस। फंड। नॉर्मली हाइब्रिड फंड जो होते हैं एक मॉडरेट कैटेगरी के लिए, जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 साल, उनके लिए सही रहता है। बट सिंस इनका टाइम होराइजन 15 साल है, तो नॉर्मली ये हाइब्रिड फंड क्या, देखिए 15 साल में लगभग रिटर्न ये नॉर्मली 10-11% दे देंगे, 9 से 11% के बीच में। तो इसमें हम लॉस कर बैठेंगे। 15 साल के लिए हाइब्रिड फंड बहुत सूटेबल नहीं रहेगा। तो ओके। इसमें ये एसआईपी स्टॉप करके इक्विटी फंड को ये कंसिडर करें। तो एक तो इस 2 में एसआईपी ये स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा, एक इनके पास एक्सेस स्मॉल कैप फंड है जो स्ट्रगल कर रहा है। अभी एक्सेस में काफी फंड मैनेजमेंट टीम में चेंज हुई है, तो वो हम उसको भी स्टॉप कर सकते हैं। चौथा फंड है इनके पास एचडीएफसी का सेंसेक्स फंड है। देखिए सेंसेक्स फंड क्या होता है, टॉप 30 स्टॉक्स में डाल रहा होता है। जो उसका यूनिवर्स है काफी नैरो है। मेरे ख्याल से निफ्टी एक बढ़िया इंडेक्स फंड है, क्योंकि वो टॉप 50 स्टॉक्स में डाल रहा होता है, तो वहां रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सेंसेक्स की जगह ये निफ्टी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा लास्ट में कौन सा फंड वो कर सकते हैं। एक इन्होंने मोतीलाल का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड भी लिया है। एक 500 एक बहुत बढ़िया इंडेक्स फंड होता है, नॉर्मली यूएस में बहुत पॉपुलर है। बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, ये एक्सपेंसिव है, इसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, तो करके फायदा नहीं होगा, इसमें स्टॉप कर ले। लास्ट एक इनके पास कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है। इसने रिटर्न बढ़िया दिए हैं, ये मिड कैप फंड है, बट हो क्या रहा है कि अब इसका एयूएम काफी बड़ा हो गया। नॉर्मली मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप बड़ा एयूएम वाले फंड करेंगे तो रिटर्न का ड्रैग हो जाता है, तो इसमें भी स्टॉप कर दें। इनके पास जो एसआईपी जो चल रही है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बेहतरीन फंड है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप बेहतरीन फंड है। इन दोनों में ये कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक मिड कैप फंड और ऐड कर लें, निपॉन ग्रोथ फंड कर सकते हैं, और एक स्मॉल कैप फंड कर लें, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड कर लें। तो मेरे ख्याल से इनका पोर्टफोलियो बढ़िया बन जाएगा। ओके, तो डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है और 15 साल का टाइम फ्रेम है आपके पास, तो फिर एक हाइब्रिड फंड की जगह आप कहीं और जा सकते हैं। बता दिया है मुकेश जी ने कि कहाँ करें। धीरज जी का पोर्टफोलियो भी लाते हैं, सवाल भी रखते हैं। जयपुर से हैं धीरज, म्यूचुअल फंड में सिप कर रहे हैं, हर महीने 21,000 रुपये का ये निवेश कर रहे हैं और अभी तक करीब करीब 13,65,000 रुपए इनके पास जमा है। 15 साल का इनका निवेश का नजरिया है। इनका पोर्टफोलियो बताते हैं अब आपको हम। एक्सिस ब्लू चिप फंड 5,000 का निवेश, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 5,000 का निवेश, मिराई का लार्ज कैप है 4,000 का निवेश है, एक्सिस का फ्लेक्सी कैप 4,000 का निवेश और एसबीआई मल्टी कैप 3,000 का निवेश। हर महीने 21,000 की एसआईपी धीरज कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो? 15 साल का नजरिया है, क्या आप कुछ बदलाव कहेंगे या ठीक है जो निवेश कर रहे हैं? देखिए अगर धीरज का पोर्टफोलियो देखें, अच्छी बात अगेन यही है कि नॉर्मली इन्वेस्टर्स जो है जो आपके पास आ रहे हैं उनका टाइम होराइजन लंबा है। शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके शो देखे हैं और आपने काफी इन्हें मोटिवेट किया है कि लॉन्ग टर्म के लिए करिए, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर आप एसआईपी लॉन्ग टर्म करते हैं तो रिस्क काफी कम हो जाता है, रिटर्न भी बढ़िया आता है। अनफॉर्चुनेटली धीरज के जो पोर्टफोलियो उसमें चारों फंड ना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन रिटर्न नहीं दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसमें चेंजेस हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। 5 फंड है इनके पास। एक एक्सिस ब्लू चिप फंड है, वो लार्ज कैप फंड है। एक्सिस की टीम मैंने बताई कि थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, अंडर परफॉर्म कर रही है। और लार्ज कैप फंड में आजकल हम पैसिव इंडेक्स फंड प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि एक्टिव फंड इंडेक्स को बीट कर पाएगा, और जब आप इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो इसलिए एक्सिस ब्लू चिप फंड हम बंद कर रहे हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी जैसे मैंने बताया एक मिड कैप फंड है, बट इसका कॉर्पस इतना बड़ा हो गया है कि ये इसको बीट करना बड़ा मुश्किल होगा इंडेक्स को, क्योंकि वो स्टॉक्स में इतना बड़ा पैसा डिप्लॉय करना मुश्किल हो जाता है। फिर इनके पास मिराई लार्ज कैप है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, और लार्ज कैप के लिए इंडेक्स फंड बेटर है। और एक्सिस फ्लेक्सी कैप और एसबीआई मल्टी कैप भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा ये एसआईपी स्टॉप कर दें और इसके बदले 4 फंड्स ये ले लें। एक यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ले लें जो कि एक लार्ज कैप पैसिव फंड है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है। एक एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में ले लें जो लार्ज मिड में कर रहा है। एक मिड कैप ले लें जो मैं इनको सजेस्ट करूंगा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और एक चौथा स्मॉल कैप ले लें फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड जो कि स्मॉल कैप में कर रहा होता है। प्रियंका इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहूंगा। नॉर्मली इन्वेस्टर क्या कर रहा होता है, सेम टाइप के फंड सेलेक्ट कर लेता है।
लार्ज कैप ले लिया तो लार्ज कैप ले लिया, मल्टी कैप ले लिए तो मल्टी कैप ले लिए, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। आपको लार्ज कैप में भी करना है, मिड कैप में भी करना है, स्मॉल कैप में भी करना है, मतलब आप इसे एक डाइवर्सिफिकेशन ही का तरह मतलब। की कंपनी में अपना निवेश करते जाते हैं। अगर आप एक ही तरह के एक ही कैटेगरी के फंड्स चुनेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। अगर एक में नुकसान होगा तो सब में होगा, क्योंकि वो उसी तरह का निवेश कर रहा होगा जो आपका प्लान ही कर रहा है। अगर वो भी आपका वही है, एक सेंसेक्स फंड है या फिर एक लार्ज कैप फंड है, तो उसमें नुकसान बराबर का हो रहा होगा। एक लाइव सवाल लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। हाँ, माही जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए प्लीज। इनके पास है HDFC का कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड, 1,500 की सिप कर रहे हैं। HDFC के मल्टी कैप में ये 1,000 की कर ये सकती हैं कि इनके पोर्टफोलियो में मिड कैप मिसिंग है तो एक मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें मिड कैप के लिए निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ये कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और फंड मैनेजर भी बढ़िया है। तो इसके अलावा ये उसमें SIP स्टार्ट करें और बाकी इनको कंटिन्यू करते रहिए। ओके, अब मैं मुकेश आपको कहूंगी प्लीज गेयर अप। ये थोड़ा सा लंबा सवाल है और धर्मेंद्र जी का सवाल है। धर्मेंद्र जी ने ये सवाल हमें पिछले हफ्ते जब हम शो कर रहे थे तब भेजा था और बहुत लंबा सवाल था तो हम इसे बना नहीं पाए थे, तो हमने इस सवाल को आज हम ले रहे हैं। म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरीज में ये लमसम और सिप के जरिए निवेश कर रहे हैं। इक्विटी से जुड़े इनके पास ICICI का इंफ्रा फंड है, ICICI का एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज फंड है, HDFC का मल्टी कैप है, कोटक फ्लेक्सी कैप है, कोटक इक्विटीज अपॉर्चुनिटीज फंड है। तो इनमें जो मैंने अभी नाम दिए ये सारे लमसम निवेश है। और हाइब्रिड फंड के रूप में SBI BAF है, ICICI मल्टी एसेट फंड है, ABSL के बॉन्ड है, ICICI एलोकेटर फंड है और SBI मैग्नम मिड कैप फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। अब जो इन्होंने राशि इकट्ठा की है, इक्विटी फंड में 7,40,800 रुपए, हाइब्रिड फंड में 6,02,000 रुपए और डेट में कुल 5,65,000। कुल जो इनका पोर्टफोलियो है अभी 19,07,800 का है। अब बताइए इनको, आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है? बहुत सारे फंड्स हैं और अच्छा कॉर्पस भी इकट्ठा कर चुके हैं धर्मेंद्र। तो अगर धर्मेंद्र जी का पोर्टफोलियो देखें, बड़ा पोर्टफोलियो, अच्छा पोर्टफोलियो उन्होंने बना रखा है, बट डेफिनेटली इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो अगर हम देखें क्या चेंजेस हैं, एक तो 12 स्कीम्स बहुत ज्यादा है और ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी कई बार पोर्टफोलियो के लिए बेटर नहीं होता। मेरे को लगता है नंबर ऑफ स्कीम्स ये रिड्यूस कर सकते हैं, उससे काफी स्टेबल रहेगा और ट्रैक भी आप बेटर कर पाएंगे। तो स्कीम्स डेफिनेटली कोशिश करिए रिड्यूस कर सके। जब भी प्रॉफिट बुकिंग करें तो कोशिश करिए कि उस समय स्कीम्स हम रिड्यूस कर लें। अब 12 स्कीम्स में से अगर हम देखें, इनके पास 9 स्कीम अच्छी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है और उनमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड मेरे को लगता है कि उसे ये कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3 जो स्कीम्स है जो मेरे को लगता है कि इन्हें थोड़ा सा उसमें स्टॉप कर दें इन्वेस्टमेंट्स, या फ्यूचर में जब प्रॉफिट बुकिंग करें तब बेच सकते हैं, कंसोलिडेट करने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में। इसमें 2 सेक्टर फंड्स हैं, पहला है ICICI प्रू इंफ्रा फंड और दूसरा ICICI प्रू एक्सपोर्ट एंड सर्विस फंड। मैं इस बारे में फोकस नहीं करूंगा, वो फंड का आउटलुक क्या कैसा है, सेंस बनता है नहीं बनता है। नॉर्मली दोनों फंड अच्छा कर रहे हैं, बट होता क्या है प्रियंका, मैं इन्वेस्टर्स को रिकमेंड नहीं करता कि वो सेक्टर फंड्स करें, क्योंकि वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, उसमें रिस्क ज्यादा होता है। नॉर्मली सेक्टर फंड्स में आपको टाइमिंग 2 बार करनी पड़ती है, एक बार एंट्री के वक्त, एक बार एग्जिट के वक्त। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं। अगर आपको याद हो 2005 से लेके 8 तक इंफ्रा फंड्स बहुत तगड़ा तेजी से परफॉर्म कर रहे थे। उस समय DSP टाइगर फंड, रिलायंस पावर फंड, ये सब होते थे, बहुत उन्होंने तगड़े रिटर्न्स दिए। और फिर जब वो क्रैश हुआ, लगभग 10 साल लग गए उनको प्रीवियस हाई में आने। बहुत नुकसान तो जिसने बहुत नुकसान हुआ, जो 2008 में एग्जिट नहीं किया, उन्हें बहुत लंबा होल्ड करना पड़ा। तो नॉर्मली सेक्टर फंड्स की जगह हम सजेस्ट करते हैं आप डाइवर्सिफाइड फंड पिक करिए, जहां फंड मैनेजर आपके बिहाफ में सेक्टर चेंज कर रहा होता है, क्योंकि एक उनकी एक्सपर्ट टीम होती है, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, तो वो बेटर सेक्टर खरीदना बेच ना कर पाएगा। दूसरा क्या होता है, फंड मैनेजर जब स्टॉक चर्न कर रहा होता है, सेक्टर चर्न कर रहा होता है, तो उसमें टैक्स नहीं लगता, ना कोई लोड लगते हैं, तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है। तो ये 2 सेक्टर फंड में ये स्टॉप कर सकते हो। लास्ट इनके पास एक कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है। पास्ट में कोटक फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत बेहतरीन फंड रहा है, बट होता क्या है, साइज उसका बड़ा हो गया है। जब साइज बड़ा हो जाता है तो वो उसका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स छोटा हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे बहुत कम स्टॉक होते हैं जो इतना पैसा कंज्यूम कर पाएंगे।
तो उसमें स्टॉप कर सकते हैं। बाकी इनका पोर्टफोलियो बढ़िया है, करते रहिए, बिल्डअप करते रहिए, एंड मेरे को लगता है कि अच्छी वैल्यूएशन होगी। ओके धर्मेंद्र जी, बेस्ट ऑफ लक। आई होप हम आपके मन में जो सवाल थे उसका जवाब दे पाए हो। अब कुछ बच गया हो, कुछ छूट गया हमसे, तो प्लीज फिर से लिखिएगा। आज की बातचीत को खत्म करने का टाइम हो रहा है, लेकिन एक सवाल मैं जाते जाते अपने दर्शक का लेना चाहूंगी, क्योंकि राजेंद्र जी का सवाल है और राजेंद्र जी हमेशा जुड़ते हैं हमारे हर शो में और सवाल पूछते हैं। सो राजेंद्र जी पूछ रहे हैं कि अगर हमारा म्यूचुअल फंड कंपनी जो ब्रोकरेज कंपनी है बंद हो जाए, अच्छा जिस ब्रोकरेज कंपनी अगर बंद हो जाए, तो हम कैसे अपने म्यूचुअल फंड को विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, उसके क्या नियम है? राजेंद्र सर सॉरी, आपने 2 सवाल पूछे, एक ही सवाल ले रहे हैं, समय कम है, तो ये एक चिंता है और मुझे लगता है इसमें इनको हैंड होल्डिंग की अगर जरूरत है, अगर ऐसा कुछ हो जाए सिचुएशन तो क्या होता है? देखिए, मेरे को लगता है इनका क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं था। ये पूछना ये चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड बंद हो जाए या जिस ब्रोकर के थ्रू इन्होंने मुझे जो इन्वेस्ट किया समझ में आ वो रहा है कि बंद हो ब्रोकर बंद हो जाए, तो मुझे जो समझ में आ रहा, क्योंकि जाए। ओके। म्यूचुअल फंड बंद हो जाए वो तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, उसमें तो मुझे लगता है रेगुलेटर भी एक्शन में आ जाएंगे। ब्रोकर की बात कर रहे हैं मुझे जहां तक समझ है। अच्छा। अगर ब्रोकरेज कंपनी की ही बात मुझे लग रहा है, राजेंद्र जी अगर हम कुछ गलत समझ रहे हैं तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा, मैं वेट कर रही हूँ कि आप लिखें कुछ, पर जो समझ में आ रहा है ब्रोकरेज कंपनी बंद हो जाए। अच्छा, देखिए प्रियंका जी, अगर हम देखें ब्रोकरेज कंपनी बंद हो जाए तो इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। क्योंकि होता क्या है, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा इन्वेस्टर के नाम पे होती है, और उसमें इन्वेस्टर का ही बैंक अकाउंट होता है। कल को हो सकता है आपने किसी ब्रोकर को यूज किया, मान के चलिए आईसीआईसी, जीरोधा, कोई भी किसी को भी यूज किया, कोटक को, कल को बंद हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका एक जो रिलेशनशिप है, जो अकाउंट है, वो म्यूचुअल फंड के साथ हमेशा खुला रहेगा, और उनके उनसे आपको डायरेक्ट डिटेल आती रहेंगी। और आजकल इन्वेस्टर्स को एनएसडीएल स्टेटमेंट भी आती है, कैम्स की स्टेटमेंट आती है, उसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा। वो वेबसाइट में जाके या उनके ऑफिस में जाके रिडीम कर सकते हैं। तो पहली बात तो ब्रोकर को बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जल्दी से मैं दूसरे पार्ट का भी आंसर दे देता हूँ, अगर फंड हाउस कंपनी बंद हो जाती है तो क्या होता है, उसका जवाब भी ये, फंड हाउस भी बंद हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बंद फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड का कॉर्पस होता है ये ट्रस्ट में होता है। ओके। एक ट्रस्ट जो एंटिटी होती है, आप म्यूचुअल फंड को पैसा नहीं दे रहे हो, ट्रस्ट में होता है। कल को फंड, वो म्यूचुअल फंड उसको मैनेज कर रहा है, वो बंद हो गया तो कोई बात नहीं, ट्रस्ट में पैसा रहेगा, वो सेफ रहेगा, वो फिर कल को किसी और को सेबी उसे बेच देगा, दे देगा, वो मैनेज कर लेगा। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, हमारे रेगुलेटर ने काम पक्के किया। चलिए, तो फिर डरने की कोई बात नहीं, और शुभ शुभ बोलिए क्यों बंद हो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी या कोई ब्रोकरेज कंपनी, आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटर काफी एक्टिव है जब बात आपके पैसों की आती है, जब बात इक्विटी इन्वेस्टमेंट की आती है। सो आई होप ऐसा कुछ नहीं हो आपके निवेश के साथ। थैंक यू सो मच मुकेश, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सी यू सून, आज के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रियंका, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय। आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू जो लोग जुड़े थे, अपने सवाल पूछ रहे थे, कोई सवाल हमसे छूट गया हो तो उसके लिए हम तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज भेज दीजिएगा अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, मेल कर दीजिएगा, मैं उस सवाल को अपने अगले शो में